तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम स्टील उद्योग के एक ऐसे जादुई हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर हमारी नजरों से छुप जाता है। हम बात कर रहे हैं सिंटरिंग की। जरा सोचिए, भारी भरकम कारखानों से निकलने वाली वो बेकार सी दिखने वाली धूल, जिसे शायद हम बस कचरा समझ लें, उसे वापस एक बेहद कीमती और जरूरी ईंधन में कैसे बदला जा सकता है। यही तो सिंटरिंग का असली कमाल है। ये सिर्फ कचरा कम नहीं करता, बल्कि ये पूरी लोहे की ढलाई की प्रक्रिया को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। आज के इस चर्चा में हम मुख्य रूप से 5 अहम चीजों पर बात करेंगे। महीन ऐस को समस्या, सिंटरिंग का विज्ञान, सिंटर मशीन के अंदर का नजारा, सिंटर बेड की परतें और आखिर में सिंटर के 3 प्रकार। तो सबसे पहले इस पूरी कहानी की जड़ को समझते हैं, यानी महीन अयस्क की समस्या। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, इस महीन पाउडर को सीधे ब्लास्ट फर्नेस में क्यों नहीं झोंक दिया जाता? सच कहूं तो अगर ऐसा किया गया तो ये एक बहुत बड़ी तबाही होगी। फर्नेस पूरी तरह चोक हो जाएगा, उसकी पारगम्यता यानी परमिएबिलिटी खत्म हो जाएगी और गैसों का फ्लो एकदम रुक जाएगा। दूसरी तरफ इस लाखों टन धूल को यूं ही फेंक देना भी तो अक्लमंदी नहीं है ना। ये तो कच्चे माल की बहुत बड़ी बर्बादी होगी। यहीं से एक अचूक समाधान की तलाश शुरू होती है, और वो शानदार समाधान है सिंटरिंग। अगर आसान भाषा में कहें तो ये एक एग्लोमरेशन प्रक्रिया है, यानी बारीक कणों को तेज गर्मी में ऐसे पकाया जाता है कि वो आपस में जुड़कर बड़े और पोरस या कहें छिद्रपूर्ण टुकड़ों में बदल जाते हैं। ब्लास्ट फर्नेस को सुचारू रूप से चलने के लिए करीब 20 मिलीमीटर के टुकड़ों की जरूरत होती है, और सिंटरिंग बिल्कुल वही परफेक्शन लेकर आता है। खैर, ये सिर्फ एक साधारण वेस्ट मैनेजमेंट तकनीक नहीं है, ये असल में पूरे प्लांट की दक्षता का बूस्टर डोज है। जरा इसके फायदों पर गौर करें। ये सिर्फ डस्ट को इस्तेमाल ही नहीं करता, बल्कि जब इसमें फ्लक्स मिलाया जाता है तो गर्मी के कारण उसका कैल्सिनेशन भट्ठी के बाहर ही हो जाता है। क्योंकि ये एक एंडोथर्मिक प्रक्रिया है जिसे काफ़ी ऊर्जा चाहिए, बाहर ये काम हो जाने से भट्ठी के अंदर का बहुत सारा महंगा कोक बच जाता है। इसके अलावा इसकी पोरस संरचना के कारण रिडक्शन तेजी से होता है और अंत में धातु में सिलिकॉन की मात्रा भी कम हो जाती है ना कमाल का सौदा? आइए अब इस पूरी प्रक्रिया के पीछे छिपे विज्ञान को थोड़ा करीब से समझते हैं। आखिर ये धूल के छोटे छोटे कण आपस में इतनी मजबूती से जुड़ते कैसे हैं? इसके पीछे असल में 2 तरह के बॉन्ड्स का खेल है। पहला है डिफ्यूजन बॉन्ड, जो कम तापमान पर बनता है। ये कणों को सॉलिड स्टेट में जोड़ता है, जिससे पारगम्यता तो बेहतरीन रहती है, लेकिन ये थोड़ा कमजोर होता है। दूसरा है स्लैग या ग्लास बॉन्ड, जो बहुत ऊंचे तापमान पर बनता है। ये बिल्कुल किसी सुपर ग्लू की तरह काम करता है। ये कणों को पिघलाकर एकदम पत्थर जैसा मजबूत बना देता है, लेकिन इससे गैसों के आर पार जाने का रास्ता बंद हो जाता है। तो असली इंजीनियरिंग इन दोनों के बीच एक सटीक संतुलन बनाए रखने में है, ताकि सिंटर मजबूत भी रहे और सांस भी ले सके। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और सीधे सिंटर मशीन के अंदर चलते हैं। इस मशीन का स्केल वाकई हैरान करने वाला है। इसे ड्वाइट लॉयड मशीन कहा जाता है। जरा कल्पना करें, रेल की पटरियों पर दौड़ती छोटी छोटी पैलेट कारों की एक अंतहीन श्रृंखला, जो किसी विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह काम कर रही है। आधुनिक प्लांट में ये 50 से 60 मीटर तक लंबी हो सकती है, बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म के सीन की तरह। इस मशीन के अंदर की यात्रा कुछ इस तरह होती है। सबसे पहले कच्चे माल को पानी के साथ एक बड़े ड्रम में मिक्स करके छोटे दाने बनाए जाते हैं। फिर इन्हें बिना दबाए पैलेट कारों पर लोड किया जाता है। इसके बाद ये इग्निशन हुड के नीचे से गुजरते हैं, जहां इनमें आग लगाई जाती है। पकने के बाद ये पूरा का पूरा बेड एक ब्रेकर में गिरता है, जहां इसके सही आकार के टुकड़े किए जाते हैं, और आखिर में एक विशाल रोटरी बेड पर इसे ठंडी हवा से ठंडा किया जाता है। अब यहाँ एक बहुत ही शानदार इंजीनियरिंग का सीक्रेट छुपा है। पैलेट कारों के नीचे जो ग्रेड बार्स लगे होते हैं, उनमें बिल्कुल 20% का ओपन एरिया होता है, ना 1% कम ना ज्यादा। ये 20% का आंकड़ा इसलिए जरूरी है ताकि नीचे से हवा तो खींची जा सके, लेकिन इतना भी गैप ना हो कि सारा बारीक माल नीचे गिर जाए। एकदम परफेक्ट बैलेंस। इस पूरी आग और हवा की प्रक्रिया को समझने का एक बहुत ही सटीक और रोजमर्रा का उदाहरण है एक सिगरेट। जिस तरह सिगरेट को सिर्फ एक सिरे से जलाया जाता है और दूसरी तरफ से हवा खींची जाती है, बिल्कुल वैसे ही इग्निशन हुड सिंटर बेड की टॉप लेयर को 1300 डिग्री सेल्सियस पर जला देता है और नीचे लगे शक्तिशाली विंड बॉक्स हवा को खींचते हैं। इस सक्शन की वजह से दहन की वो परत धीरे धीरे ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ती है। अब थोड़ा पैसों की बात भी कर लेते हैं।
इस पूरी सिंटरिंग प्रक्रिया की जो भी कुल लागत आती है, उसका सीधा 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ कोक पर खर्च होता है, यानी आधा पैसा सिर्फ ईंधन में जा रहा है। तो जाहिर है जहां इतना खर्च हो रहा हो वहां इनोवेशन तो होगा ही। इसी महंगे कोक को बचाने के लिए इंजीनियरों ने कई गजब के तरीके निकाले हैं, जैसे डबल इग्निशन हुड, जो ना सिर्फ आग लगाता है बल्कि कुछ दूर तक तापमान को 800 से 900 डिग्री पर बनाए रखता है ताकि कोक का एक एक कण पूरी तरह जल जाए। तेज इग्निशन के लिए आधुनिक नोजल या टॉर्च का इस्तेमाल हो रहा है। और तो और कुछ प्लांट चिमनी से निकलने वाली गर्म गैसों को भी रिसाइकिल कर लेते हैं। हर इस संभव तरीके से ऊर्जा की बचत। अब एक नजर डालते हैं इस सिंटर बेड की परतों पर कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। अगर हम इस बेड को बीच से काटकर देखें तो ये एक चलती फिरती टाइमलाइन जैसा लगेगा। सबसे ऊपर की परत ठंडी हो चुकी होती है क्योंकि वहां दहन खत्म हो गया है। उसके ठीक नीचे 1300 डिग्री का धधकता हुआ कंबस्चन जोन है जो धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। उस भयंकर गर्मी के ठीक नीचे एक प्री हीटिंग जोन है, फिर एक ड्राइंग जोन जहां नमी भाप बन रही है, और सबसे नीचे एकदम ठंडा कच्चा माल अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। ये लिटरली एक थर्मल चमत्कार है। और अब बात करते हैं इसके फाइनल आउटपुट की। मुख्य रूप से सिंटर 3 प्रकार के होते हैं। इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। एसिड सिंटर वो है जिसमें कोई फ्लक्स नहीं मिलाया जाता। फ्लक्स सिंटर में इतना फ्लक्स होता है जो सिर्फ उसी के अंदर के कचरे यानी गैंग को साफ कर सके। लेकिन असली गेम चेंजर है सुपर फ्लक्स सिंटर। ये एक ऑल इन वन समाधान है। इसमें इतना ज्यादा फ्लक्स होता है कि जब ये ब्लास्ट फर्नेस में जाता है तो ये अपने साथ साथ फर्नेस में मौजूद बाकी कच्चे लोहे की अशुद्धियों को भी साफ कर देता है। तो कुल मिला के बात यह है कि आज के दौर में लगभग हर इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के लिए एक सिंटर प्लांट का होना उसकी धड़कन की तरह है। जो तकनीक कभी सिर्फ जमीन पर पड़ी धूल और कचरे को ठिकाने लगाने के लिए शुरू हुई थी, आज वो इतनी एडवांस हो चुकी है कि उसके बिना आधुनिक लोहे के निर्माण की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर हम लोहे की बेकार धूल को इतने उच्च स्तर के ईंधन और रासायनिक समाधान में बदल सकते हैं, तो दुनिया भर में ऐसे और कितने औद्योगिक कचरे पड़े हैं जिन्हें इसी तरह की थर्मल एग्लोमरेशन तकनीकों से सोने में बदला जा सकता है। शायद भविष्य के सबसे क्रांतिकारी उद्योग वही छिपे हैं जिन्हें आज हम सिर्फ कचरा समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।